नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो हम कर रहे हैं एस्टेट 2023 की तैयारी। कल आपका पेपर है पीजीटी हिंदी का, तो सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो आज की क्लास में हम लोग कृतिका भाग 1, 2 और वितान भाग 1, 2 की रचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे, जो भी मुख्य बिंदु है, क्योंकि रचनाओं से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। जो मेन पॉइंट होंगे वो हम लोग फटाफट से देख लेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये है कृतिका भाग 1, 9th क्लास में लगी हुई है। इसकी पहली रचना क्या है? इस जल प्रलय में। तो इसकी विधा क्या है? एक रिपोतार्ज है, ठीक है। पहला काम आपका है रचना किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, इस जल प्रलय में। और एक रिपोतार्ज है, ये कहाँ से लिया गया है? ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोतार्ज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने यहाँ, ये डेट गलत है, 1967, ठीक है। सभी ने सही कर लेनी है। जहाँ भी पढ़ी है 1975 तो वो गलत है। 1967 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि फणीश्वर नाथ रेणु ने इस रचना में कौन सी बाढ़ का वर्णन किया है? तो पटना की। कब? 1967, ठीक है। जिसमें के वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में, अब देखना है कि 2-3 मुख्य पॉइंट आएंगे, उसको आपने नोट करना है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का वर्णन किया। तो ध्यान रखना है कि ऋण जल धन जल में पूछा जाए पुस्तक में किस शीर्षक से पटना की बाढ़ का वर्णन किया? कुत्ते की आवाज, ठीक है। उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर, फिर संपादित किसने किया? जाबिर हुसैन ने। साक्ष्य पत्रिका में किस विशेषांक से? नदियों की आग, ठीक है। तो कि इस नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित कर दिया। जाबिर हुसैन ने साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में किस शीर्षक से संकलित किया? इस जल प्रलय में। तो ये पाठ वहां से ही लिया गया है। इस पाठ में है क्या? लेखक ने वर्णन किया है पटना की बाढ़ का, जो मतलब उन्होंने खुद भोगी है। तो यही पूछा जाता है कि मतलब ये बाढ़ कब की थी और कहाँ की थी? कब? 1967। कहाँ की है? पटना की, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और रिपोर्टार्ज भी उन्होंने लिखे हैं छोटे मोटे, उससे पहले लिखे थे, जिसका जिक्र आया है वो आपने ध्यान रखना है। जय गंगा, ठीक है। जय गंगा रिपोर्टार्ज है उनका। कब? 1947। डायन कोसी, इंपॉर्टेंट है, डायन कोसी। कब? 1948, ठीक है। उसके बाद एक है हड्डियों का पुल, 1948। ये छोटे मोटे उनके रिपोर्टार्ज हैं, ठीक है। तो ये जो बाढ़ आई थी किस नदी के कारण आई थी? तो पुनपुन नदी का पानी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के पानी से राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्से भर गए थे। लगातार 18 घंटे बारिश हुई। कितने घंटे हुई? लगातार 18 घंटे ये बारिश हुई थी। और खबर मिली कि सुबह पानी कहाँ पहुंचा था? राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में। दोपहर को सूचना मिली कि गोलघर भर गया और 5 बजे कॉफी हाउस में पानी भर गया था। तो इतनी चीज़ें और याद रखनी है। फिर इसके बाद वहाँ पर लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ हो गई थी? इस बाढ़ के पानी के कारण लोगों में कौन कौन सी बीमारियाँ फैल गई थी? सारी चीज़ें जो मेन है वो आप करते जाइए, ठीक है। तो वहाँ पर प्लेग की बीमारी फैल गई थी, हैजे की फैल गई थी, पैर की उंगलियों के सड़ने, तलवों में घाव होने, दस्त लगने, बुखार आदि, ये सारी बीमारियां वहाँ पर फैल गई थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इसके बारे में आपने जान ली, काफ़ी है। अगला जो हमारा पाठ है वो है मेरे संग की औरतें, ठीक है। मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें जो पाठ है ये एक संस्मरणात्मक गद्य है, ठीक है। मेरे संग की औरतें एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। लेखक कौन है इसके? मृदुला गर्ग लेखक हैं। लेखिका है इनकी
मृदुला गर्ग। तो उन्होंने अपनी ही कहानी इसमें बता रखी है सारी। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। मेरे संग की औरतें संस्मरणात्मक गद्य है, नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ है। मृदुला गर्ग लेखिका हैं और इसमें परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है ये बताया गया है, ठीक है। और ऐसी औरतों पर ये केंद्रित है। तो लेखिका अपनी नानी जी के बारे में बताती हैं कि जो उनकी नानी थी, ठीक है, जो उनकी नानी थी वो मतलब एक परंपरागत अनपढ़ औरत थी, पर्दे में रहती थी। लेकिन उनके जो नाना थे वो शादी के तुरंत बाद ही बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए और लौटकर विलायती ढंग से जीने लगे। लेकिन उनकी जो नानी थी वो उसी तरीके से अपने साधारण तरीके से जीती रही। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक इच्छा रखी थी। तब जो लेखिका की माँ थी, लेखिका की नानी की बात हो रही है, तो लेखिका की माँ उस समय 15 वर्ष की थी। तो उन्होंने अपने मरते समय अपने पर्दे की जो प्रथा त्याग कर अपने पति के ही एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी थे, नाम था प्यारे लाल, ठीक है। यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। प्यारे लाल से वो मिली अपने पति को कहकर और उनसे कहा था कि जो मेरी बेटी है उसकी शादी, मतलब कि लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से होगी। तो वैसा ही होता है जब लेखिका की माँ का मतलब शादी होती है तो एक ऐसे ही युवक से होती है जिसने ICS की परीक्षा छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी, मतलब बैठने नहीं दिया गया था। क्यों नहीं बैठने दिया गया था? क्योंकि वो एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जब उनकी माँ थी वो ज़्यादा अपने परिवार का भी ख्याल नहीं रखती थी, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती थी। फिर आगे उनकी दादी थी वो एक मन्नत मांगती हैं कि उनके जैसे जो घर में बुज़ुर्ग औरतें होती हैं उनकी इच्छा होती है कि पहला बेटा हो। लेकिन उसकी दादी ने मन्नत मांगी थी कि मेरे घर में पहली बेटी हो। तो फिर ऐसा ही होता है, लेखिका से पहले उसकी बड़ी बहन होती है। जो मन्नत मांग के लड़की हुई थी वो लेखिका नहीं थी, उसकी बड़ी बहन थी जो उसका नाम था मंजुल भक्त। मंजुल भक्त लेखिका की बड़ी बहन का नाम था मंजुल भक्त और घर में उसे रानी कहा जाता था। रानी, घर का नाम रानी और बाहर का मंजुल। फिर उसके बाद लेखिका का जन्म होता है, ठीक है। और लेखिका का घर का नाम था उमा। लेखिका का घर का नाम उमा था। और उसके बाद जो बाहर का नाम था इनका मृदुला था। बाद में शादी के बाद मृदुला गर्ग पड़ गया। 2 बेटियां ये हो गई। लगातार इसकी माँ के फिर 5 बेटियां होती हैं। लेखिका के 4 बहनें थी, मतलब 5 टोटल, ये 5 बहनों का जन्म होता है उसकी दादी की मन्नत से। और लोग कहते हैं कि उसकी दादी के सीधे तार जुड़े हुए हैं परमात्मा से। कितनी सारी लड़कियां हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी तीसरी बहन होती है जो लेखिका से छोटी होती है उसका नाम था गौरी और बाहर का चित्रा। तो ये नाम पूछे जा सकते हैं। तीसरे नंबर वाली लड़की का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा। घर का नाम गौरी, बाहर का नाम चित्रा। पहली बेटी हुई जब उसका नाम था मंजुल। मंजुल था बाहर का नाम, घर का नाम रानी। फिर दूसरे नंबर पे लेखिका। लेखिका का घर का नाम उमा हो गया और बाहर का नाम मृदुला हो गया। तीसरी बेटी का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा हो गया। इतने में बाद में मतलब 5 लगातार हो गई। तो उसके पिताजी ने जो छोटी वाली लड़कियां हुई उनका नाम रेणु और अचला ही रखा था, मतलब एक एक नाम ही रखा। इतनी सारी बेटियां हो गई, लोग ये कहते थे। एक उनका भाई हुआ था जिसका नाम राजीव था। और ये 2 बहनों को छोड़कर बाकी सभी साहित्य में थे। राजीव भी मतलब जो इनका भाई था वो भी साहित्य लेखन ही करता था। तो इस तरीके से याद रखना। जो अचला थी वो लेखिका से 8 साल छोटी थी। अचला का नाम आया था, लेखिका से 8 साल छोटी थी, ठीक है, 8 साल छोटी थी। तो इतने मेन पॉइंट है, याद रखना। इसके बाद एक बार लेखिका 1947 के, 1 मिनट में ना देख के बताती हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हाँ, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली थी हमें, तो ये जश्न देखने के लिए लेखिका जाना चाहती थी। लेकिन उनको वो जा नहीं पाई। क्यों नहीं जा पाई? उनको टाइफाइड हो गया था। तो ये बीमारी का नाम पूछा जा सकता है कि किस बीमारी के कारण लेखिका
15 अगस्त 1947 का जो जश्न देखने नहीं जा पाई। तो उसके जो पिताजी थे उन्होंने उन्हें एक उपन्यास पढ़ने को दिया था जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजोव। ये उपन्यास का नाम था, उनको पढ़ने को दिया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें याद रख लेनी है। अगला हमारा रचना है रीढ़ की हड्डी। तो जो रीढ़ की हड्डी है, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दिखाया है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी कही जा सकती है। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है, एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि जो लड़कियां लड़के होते हैं बराबर होते हैं, उनको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। इसमें कहानी क्या होती है कि राम स्वरूप नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी बेटी उमा की शादी मतलब एक अच्छे परिवार में करना चाहता है, और जो एक जो लड़के का पिता है उसका नाम है बाबू गोपाल प्रसाद। वो चाहता है कि जो उसकी बेटी है वो संस्कारी हो, मतलब पढ़ी लिखी कम हो, वो ये चाहता है। उसका बेटा क्या है, वो बीएससी की हुई है, उसने लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से, नाम है शंकर। तो लड़की का नाम उमा है, लड़की के पिता का नाम राम स्वरूप है, लड़की की माँ का नाम प्रेमा है, नौकर का नाम रतन है। नौकर हो गया, रतन मतलब ये जो जो नाम आते हैं। लड़की का पिता राम स्वरूप। जिसने रचनाएं नहीं पढ़ी उनके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये नाम भी बिना पढ़े नहीं पता चलते। ठीक है, तो लड़की का पिता हो गया राम स्वरूप, लड़की की जो माँ का नाम है प्रेमा है। लड़की बीए तक पढ़ी हुई है, लेकिन उसका पिता रिश्ता करने के लिए झूठ बोलता है कि उसकी जो बेटी है वो कम पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसके ससुराल वाले जिनके साथ उसका रिश्ता होना था वो चाहते थे कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो, घर का काम जानती हो, सिलाई कढ़ाई जानती हो, बस बोले ना चुपचाप, मतलब इस तरीके से वो चाहते थे। जो लड़का था उसका नाम शंकर था, बीएससी की थी उसने, लेकिन लड़की ने लड़के को पहचान लिया था अपने कॉलेज में, मान लो इधर उधर चक्कर लगाते उसने कभी देखा था, तो इसलिए वो पहचान लेता है। जब लड़के वाले को ये पता चलता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़की खुद मतलब कुछ देर तो वैसे ही व्यवहार करती है जैसे उसके पिताजी कहते हैं, लेकिन बाद में वो मतलब नहीं सह पाती, तो वैसे उनको पता चल जाता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है। जब वो बताती है कि मैंने इसको जानती हूँ, ये ऐसे ऐसे करता था, तो फिर बाद में वो चले जाते हैं। वो लड़का ऐसा होता है कि लंबा होता है, लड़की मतलब ये कहती है कि इसकी तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस तरीके से ये पूरी कहानी है, एकांकी है। तो ऐसी कोई बात देखने को मिले तो आपने पहचान लेना है कि ये किस कहानी से है। तो ठीक है, तो ये हो गई रीढ़ की हड्डी। आगे आ गया माटी वाली। तो माटी वाली इस कहानी में विद्या सागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया। तो इसमें आपने यही याद रखना है कि जो माटी वाली कहानी है इसमें विद्या सागर नौटियाल इसके लेखक हैं। बहुत बार पूछी जाती है ये रचना। और इसमें कौन सी समस्या का वर्णन हुआ है, विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। क्योंकि माटी वाली वो एक औरत होती है, घर घर जाके मिट्टी देती है, चूल्हे पर लगाई जाने वाली कोई मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी, इस तरीके से कोई रचना ये है। ठीक है, आगे है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं फटाफट से मतलब आपकी जान पहचान करवाती हूँ। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती ही है। कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ इसमें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी है। ठीक है, तो ये जो किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इसमें क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आया है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी के परिवार में उर्दू भाषा का जो वातावरण था, ठीक है, तो लेखक भी मतलब उर्दू सीखा। फिर बाद में वो हिंदी में आए और हिंदी में उनकी जो सहायता करने वाले थे, हिंदी से परिचय हुआ,
हिंदी में यहाँ तक पहुँचने की वो जो यात्रा थी उनकी, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने उनको सहयोग किया था। और एमए के दोनों वर्षों का उन्होंने जिम्मा भी लेखक का उठाया था इलाहाबाद बुला के। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें याद रख लेनी है। रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। सहयोग किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन ने। किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया ये? ठीक है, तो ये हो गई हमारी कृतिका भाग 1। अब कृतिका भाग 2 जो कि है 10वीं कक्षा की। मुख्य पॉइंट है, मेन तो रचनाओं से रूबरू होना है आपने कि किसकी है ये रचना। ठीक है, तो माता का अंचल शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। पहली रचना है माता का अंचल। ठीक है, सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? देहाती दुनिया। ठीक है, इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया है, तो स्मरण शिल्प में लिखा गया। हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती जा अपढ़ गंवार निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकेंगे। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथाशिल्प शैली आत्मकथात्मक है। ठीक है, तो शैली भी पूछ ली जाती है, शैली आत्मकथात्मक है। इस उपन्यास का कथाशिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। मतलब सेंटर में कौन है? भोलानाथ। भोलानाथ जो होते हैं अपनी मतलब ज़्यादातर अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ रहते हैं। ठीक है, उनकी माँ उनको नहाती है, धुलाती है, फिर वो चले जाते हैं। जब उनकी माँ मतलब पापा उन्हें खिलाते हैं तो माँ को ये लगता है कि ये छोटे छोटे कौर डाल के खिलाते हैं, पेट नहीं भरता, तो वो खिलाती हैं। मतलब अपने दोस्तों के संग आते ही भोलानाथ खुश हो जाते हैं। तो लास्ट में ये होता है कि उनको एक सांप मिल जाता है, तो वो इतने डर जाते हैं कि तब अपने पापा के बुलाने के बाद भी वो नहीं आते। तो उनको जो सुकून शांति मिलती है अपनी माँ की गोद में ही मिलती है। तो मतलब बताया कि माता का अंचल कैसा होता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्र का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता और रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तात्कालिक समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। आगे आ गया जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग है। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक के जो लेखक हैं वो कमलेश्वर हैं। ये ध्यान रखना है कि रचना किसकी है? ये कमलेश्वर की है। ठीक है, किसकी रचना है जॉर्ज पंचम की नाक? कमलेश्वर की है। और इसमें जो सारी बात क्या है कि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने भारत आना होता है, और इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट लगी होती है उसकी अचानक नाक गायब हो जाती है। फिर नाक कैसे लगाई जाए, मतलब इस तरीके से ये पूरा व्यंग है। ठीक है, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक काटना, नाक कटना, नाक काटना प्रमुख हैं। इसी मुहावरों के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंगात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। ठीक है, सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आक्रमण की पर गहरी चोट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, आगे है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, तो रचना का नाम और लेखक का नाम आपने विशेष रूप से याद रखना है। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु कांक्रिया की ये रचना है। दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़
जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। बस मेन पॉइंट यही है, याद रखना है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। महिला यायावरी की विशेषता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही वह यह बताना चाहती है कि भूतली की हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्ते के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं। तो भाव कौन से जागृत होते हैं? करुणा के, तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। फिर ये वैसे तो हटा दी गई रचना है, अब एनसीईआरटी में 10वीं कक्षा में नहीं लगी हुई। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, फिर भी आपके सिलेबस में तो मतलब है, हम नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगी। तो सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी मानी जाने वाली कृति बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों 1750 से 1950 के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियां हैं, जिसमें से एक झांकी है एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा। हे राम, इसी स्थान पर मेरी झुलनी नाक के दोनों छिद्रों के बीच पहने जाने वाला गहना खो गया, जिसका अर्थ है, तो ये अर्थ याद रखना, अर्थ भी पूछा जा सकता है। काशी की बेफिक्री, अक्खड़ बोली बानी का अपना एक रंग है और इसी रंग से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए यह कहानी संकलित है। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा में यथार्थ और आदर्श दंत कथा इतिहास मानव मन की कमजोरियों और उदात्ताओं की अभिव्यक्ति है, ठीक है। और यह सब अभिव्यक्त हुआ है अपने विशिष्ट भाषागत प्रयोग एवं शैली शिल्प की नवीनताओं में। यह कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को अंजाम देती है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गौन हारिन परंपरा। तो उस परंपरा को क्या कहते हैं? गौन हारिन परंपरा कहते हैं। ध्यान रखना है कि 4-5 के समूह में लड़कियां गाती हैं, तो वो परंपरा क्या कहलाती है? गौन हारिन। दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी है। कौन है दुलारी बाई? किस परंपरा की कड़ी है? गौन हारिन परंपरा की। उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 17 वर्षीय टुन्नू से होता है, जो संगीत में उसका प्रतिद्वंदी था। टुन्नू और दुलारी के बीच विकसित होता यह प्रेम गोपन भी है और प्रकट भी है, मतलब गुप्त भी है, प्रकट भी है, मानवीय भी है और अति मानवीय भी है, अस्वीकृत भी है और स्वीकृत भी है, ठीक है, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। अपने सारे अंतर्विरोध के साथ पलता दुलारी और टुन्नू का व्यक्तिगत प्रेम का अंततः देश प्रेम में परिणत हो जाना ही इस कहानी को एक नया स्वर देता है। लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और अपेक्षित समझे जाने वाले वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता के जुए को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसमें सच न छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी सामने आता है। फिर उसके बाद आता है मैं क्यों लिखता हूँ। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, इसके लिए लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। अगे का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा हुआ है। तो अगे का ये निबंध है मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। इसमें वो यही बताना चाहते हैं कि लेखक क्यों लिखता है, कब लिखता है। अगे ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है। बाहर का जो प्रोत्साहन होता है वो इतना काम नहीं करता। लेखक की जो अंदर की व्यवस्था होती है, जब अंदर से कोई प्रोत्साहित होता है किसी काम को करने के लिए, अभिप्रेरित होता है तो काम होता है। तो लेखक में भी यही बात लागू होती है कि जब वो अंदर से प्रेरित होता है लिखने के लिए तो लिखता है, लिखने को मजबूर हो जाता है और लिखकर ही रचनाकार उसे मुक्त हो पाता है उस मजबूरी से। अगे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है, जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, आंखों देखी चीज होती है, जब अनुभूति बन जाती है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं है कि हर अनुभव
अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अगे ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। ठीक है, तो हिरोशिमा जो मतलब कविता लिखी, कब लिखी? जब हिरोशिमा पर बम गिरा था। तो लेखक ने मतलब पहले सुना था, फिर भी उस पर कविता नहीं लिखी। जब उन्होंने देखा, खुद जाके उस स्थान को देखा, अस्पतालों को देखा, और एक पत्थर था जिस पर मतलब कहा जाता है कि जिस समय वो बम गिरा वहाँ कोई आदमी खड़ा था, और बम के जो गर्मी थी उससे वो आदमी भाप बन के उड़ गया और उसकी छाया एक पत्थर पर रह गई। इन चीज़ों को अपनी आंखों से जब लेखक ने देखा तो वो मतलब अंदर से प्रेरित हुए, तो फिर उन्होंने हिरोशिमा जो कविता लिखी थी। ठीक है, तो एक लेखक कब लिखता है, मैं क्यों लिखता हूँ, तो इस तरीके से ये उन्होंने लिखा है। उसके बाद आती है हमारी बितान भाग 1, जो कि 11वीं कक्षा में लगी हुई है, और इसमें 2-3 रचनाएं ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारी लता मंगेशकर जी, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। संगीत की दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस और कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज़ का क्या योगदान है। ठीक है, तो जो लता थी वो चित्रपट संगीत से जुड़ी हुई थी, हमने पहले पढ़ा है, और शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, यही चीज़ें इसमें काफ़ी बता रखी हैं। ठीक है, तो संगीत के प्रति बच्चों की सभी की रुचि पैदा करने में गायिका लता मंगेशकर जी का बहुत ही हाथ है, क्योंकि वो दुनिया में बस मैं तो कहती हूँ एक ही हैं। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा तक तथा उनके थिरथिरे पाँव का राज क्या है? तो लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कुमार गंधर्व की रचना है, और मतलब कहाँ सुनी थी उनकी आवाज़ लेखक ने, तो रेडियो पर सुनी थी। ठीक है, एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की संगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम है, बस संगीत है, गानपन की पहचान है। ठीक है, यहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण उस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने को, जिजीविषा को मकसद देता है, संघर्ष करने को। इस किताब की दूसरी रचना है जो राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान की रजत बूंदें हैं इस वितान भाग 1 की दूसरी रचना। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं अनुपम मिश्र हैं। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। मतलब राजस्थान में पानी, मीठे पानी, पीने पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वो कुइयाँ मतलब कौन बनाता है? उनको चेलवांजी कहते हैं। ठीक है, तो वो बनाते हैं, मतलब कैसे पहचान होती है कुइयाँ कहाँ मीठा पानी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं कि एक मतलब अनुभवी व्यक्ति ही उस कुएं को बना सकता है। और वो कुइयाँ पानी रेत के नीचे से पानी सिम सिम के उसमें इकट्ठा होता है, पीने वाला पानी, फिर उसको निकाला जाता है इस तरीके से। ठीक है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है, भाषा में, संगीत में एक युद्ध की पहचान है। इस पहचान में से जो विद्यार्थियों का ताल मिले, यह वितान की उपलब्धि है। मतलब ये किताब के बारे में भी कुछ लिख रखा है। इसके साथ साथ एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथ है, पड़ोस में है, लेकिन अनदेखी है, इस दुनिया में प्रवेश कराने की हिमाकत। आगे आलो अंधारी की रचना है, आलो अंधारी रचना है बेबी हालदार की, जो एक सामान्य सी लड़की थी, मतलब परिस्थितियों की मारी हुई थी, पति को उसने छोड़ दिया था। ठीक है, और वो घरों में काम करके अपने बच्चों को पालती थी। आलो अंधारी बेबी हालदार के 3 बच्चे थे। ठीक है, एक बड़ा बेटा, एक बेटा और बेटी छोटे थे। तो लास्ट में जो मतलब काम करने के लिए उन्हें घर मिलता है, तातुश मालिक को कहती हैं, तो उनका बहुत ही ख्याल रखते हैं, एक मतलब अपनी बेटी की तरह रखते हैं, और साहित्य से उन्हें जान पहचान कराते हैं, साहित्यिक
मतलब लिखने में उनकी जो बेबी हालदार की रुचि पैदा करते हैं, उनको किताबें देते हैं, बांग्ला में लिखना शुरू करती हैं। बांग्ला जानती थी, केवल 7वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी रचना दे दी। मतलब उसमें कहा गया है कि अच्छे मार्गदर्शन से, किसी के प्रोत्साहन से, सहारे से, तो मतलब परिस्थितियों का सामना करके बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। जैसा कि बेबी हालदार ने घर का काम करके, बच्चों की फिक्र करके, पाल पोस के, फिर भी वो टाइम निकाल के लिखा करती थी। उन्हें इतना प्रोत्साहन मिला, जो तातुश के जो भाई बंधु थे उनसे, मतलब बहुत उन्हें अभिप्रेरणा मिली लिखने की, और उन्होंने आलो अंधारी जैसी रचना लिखी। ठीक है, अपनी ही पूरी कहानी उसमें लिखी है। आलो अंधारी नामक कथांश की प्रस्तुति, यह कहानी है उन लाखों करोड़ झुग्गियों की जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। ठीक है, यह चुनौती साहित्य के उन पहलुओं को जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। बेबी इस कथा की नायिका भी है, लेखिका भी है। मात्र 13 वर्ष की होते होते 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़कर एक अधेड़ से ब्याह दी गई थी, और जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाती है। वही बेबी पति की ज्यादतियों को न बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसी यात्रा जो न तो उसने पड़ोसों पहाड़ों पर की, न समुद्र तट पर, और न ही स्टडी रूम में बैठकर। एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आ गई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जवान को दूसरी जवान दी, पर रूह को छुआ नहीं। तो इसके अनुवादक पूछे जा सकते हैं, प्रबोध कुमार हैं। ठीक है, एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई मुस्कुराई आलो अंधारी की भूमिका से। ठीक है, अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का एक अनुकरणीय नमूना है आलो अंधारी। फिर जो चौथी रचना लगी है वो भारतीय कलाएं हैं। ठीक है, उसमें कलाओं की बात हुई है। एक आधा प्रश्न तो उसमें से आ सकता है, लेकिन कोशिश करूंगी, पर समय की बहुत कमी थी। ये कुछ रचनाएं रह गई जो अभी मैं देखती हूँ, अगर क्वेश्चन बने तो साथ साथ में आपको राजस्थान की रजत बूंदे की कुछ प्रश्न बोल के करा देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो जो राजस्थान की रजत बूंदे हैं उसमें जो मतलब कुएं बनाते हैं उनको चेलबांजी कहा जाता है। चेलबांजी यानी चेजारो, कुएं खोदने का जो काम करते हैं, उसमें दक्ष होते हैं। और जो पानी का पहला रूप माना गया है, जो सीधे बरसात से मिलने वाला पानी होता है, पालर पानी कहलाता है। क्या? पालर पानी, बरसात से मिलने वाला पानी। ठीक है, ये पानी का पहला रूप। और दूसरा पानी पाताल पानी, जो मतलब बरसात के द्वारा नीचे चला जाता है, पाताल पानी। ठीक है, और पाताल पानी और पालर पानी के बीच तीसरा रूप है रेजानी पानी। कौन सा पानी? रेजानी पानी। ये क्या होता है? ये धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल गया पानी, रेजानी। वर्षा की मात्रा नापने के लिए इंच का नहीं, रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कुएं बन जाती है तो उसके मतलब जो रेत होती है नीचे ना गिरे तो उस कुएं को बांध दिया जाता है। ठीक है, बांध दिया जाता है। वो बांधा जाता है खींप की रस्सी से। रस्सी ना मिले तो लकड़ी के लट्ठों से भी बांधा जाता है। लट्ठे अरणी, बण, बावल, कुम्बट के पेड़ों से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा होता है वो अरणी मानी जाती है। अरणी को सबसे उच्चतम दर्जे का माना जाता है उस लट्ठों के लिए। और कुछ भी ना मिले तो आक से भी काम चला लिया जाता है। तो ये 4 नाम याद रखने हैं। लट्ठे किससे बनते हैं? अरणी से, बण से, बावल से, कुम्बट से। और कुछ भी ना मिले तो आग से भी काम चलाया जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी जो लकड़ी कह लीजिए अरणी की होती है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे से फंसाकर सीधे कर दिए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में ली जाती है। यह बंधाई भी कुंडली के आकार की होती है, जिसे सांपणी कहते हैं। सांपणी कहते हैं। वैसे ये मैंने सारे क्वेश्चन अपने चैनल पे करवा रखे हैं। ठीक है,
और जो जैसलमेर के अनेक गांवों में पालर पानी ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी मतलब निकालती हैं। तो ये कुएं बनाने का जो काम करते थे पालीवाल पालीवाल ब्राह्मण या मेघवाल, पालीवाल या मेघवाल, ठीक है। रोज 2-3 घड़े पानी के वहाँ से निकल जाते थे, ये भी याद रखना है। और एक गांव में वो गांव था खंडेरो, खंडेरो की ढाणी में 120 कुइयाँ हैं, जैसलमेर जिले का, ये याद रखना है। ये आए हुए प्रश्न है, जैसलमेर जिले का गांव है खंडेरो, खंडेरो, ठीक है। वहाँ 120 कुइयाँ हैं, तो इसका नाम ही क्या होता है वो शेबीसी, शेबीसी पड़ गया। 120 कुइयाँ हैं तो शेबीसी पड़ गया। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में जो मीठे पानी की पट्टी चलती है, कौन कौन से क्षेत्रों में? चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और जैसलमेर का ही वो गांव है खंडेरो ढाणी, जहाँ क्या है मतलब कि 120 कुइयाँ हैं, और ये क्या कहा जाता है इसको? शेबीसी गांव, ठीक है। तो करवाना तो बहुत कुछ था, लेकिन जो समय नहीं मिला, तो अब मेरे को लग रहा है ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो ये हमारा आलोधारी भी हो गया। अब आती है बितान भाग 2 12वीं कक्षा, ठीक है। तो इसमें जो पहली ही रचना है वो है सिल्वर बेडिंग, सिल्वर बेडिंग। तो ये एक लंबी कहानी है, मनोहर श्याम जोशी की अन्य रचनाओं से अलग दिखती है, पर है नहीं है। यह कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर, ये 2 जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं, इनको याद रखना है। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, ठीक है। तो सम हाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। तो जो यशोधर बाबू होते हैं वो मतलब अपने आप को आधुनिक तरीके से नहीं ढाल सकते, उनकी पत्नी ढाल लेती है। वो मतलब अपने सपनों को भी अपने बच्चों के माध्यम से पूरा होते देखती है, ठीक है। जैसे बेटी का जीन वगैरह पहनना उसे अच्छा लगता है, लेकिन यशोधर बाबू को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालात को यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की तरक्की से भी खुश हैं, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। मतलब जो बच्चे उनकी सिल्वर बेडिंग बनाते हैं तो वो नहीं चाहते कि ये इस तरीके की फजूल खर्ची हो। वो अपने जो आदर्श थे कृष्णदा के आदर्शों पर चलते हैं, और जो कृष्णदा थे वो उन्होंने अपना घर नहीं बनाया था, क्वार्टर में रहते थे, उन्हीं के आधार पर इन्होंने घर नहीं बनाया। और लास्ट में क्या होते हैं, उनके भी बच्चे भी नहीं होते, शादी नहीं हुई होती, तो कोई भी उनको अपने घर बुलाने के लिए मतलब नहीं कहता, आमंत्रित नहीं कहता। और जब उनकी मृत्यु होती है तो माना जाता है उनको कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी मतलब अकेलेपन के कारण ही पता नहीं कैसे हो गई। यशोधर बाबू के ये पूछने पर कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो पता नहीं क्या हुआ होगा, इस तरीके से मतलब वो यही सोचते रहते हैं, ठीक है। तो इसी द्वंद्व के साथ साथ इस कहानी का को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउ इम्प्रॉपर तत्वों की तलाश के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। आगे है जूझ। यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश जहाँ दिया गया है, यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है, ठीक है। अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। जहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए एक हम कदम बन सकती है। तो जो मोहन होता है इसका चरित्र मतलब जो भी है वो क्या होता है,
आनंद आनंदा आनंदा, ठीक है। वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके जो पिता होते हैं वो पढ़ने नहीं भेजते, तो यही संघर्ष चलता रहता है। फिर अपनी माँ से कह के दत्ता जी से, वो दत्ता राव कोई मुखिया होता है गांव का, उससे कहते हैं कि पढ़ने देना है, तो उनकी मतलब फरमाइश से वो पढ़ने लग जाते हैं। ये क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जूझ में मतलब उनका पढ़ाई को लेके वो जूझते रहते हैं और आखिर में वो कविताएं लिखने लग जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर अतीत में दबे पाम है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये जो रचना है। इतिहास हमें दिशा दे सकता है, तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। तो ओम थानवी की आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप कौन सी रचना है, तो अतीत में दबे पाम, जो अब तक के ज्ञान में भारतीय भूमि की ही नहीं विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे। लेखक ने टीलों, स्नानाघरों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास की स्पाट वर्णनात्मकता से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तर होते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। वह आज के सेक्टर मार्का कॉलोनियों के नीड्स नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक थी, क्योंकि उसकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़कर चलती है। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान लगाया गया। किस किस का? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि वो ताकत के बल से शासित नहीं थी, आपसी समझ से शासित थी। वहाँ जो अवशेष मिले हैं वहाँ औजार तो मिले हैं, हथियार नहीं मिले हैं। तो हथियार कहाँ होते हैं? जहाँ बल के मतलब बलबूते पर शासन किया जाता है, तो वहाँ औजार ही मिले हैं। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसकी खूबी उसका सौंदर्य बोध था जो राजपोषित था, धर्म पोषित न होकर समाज पोषित। तो वो सभ्यता कैसी थी? समाज पोषित सभ्यता थी। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मारक चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है, ठीक है। फिर आगे एनी फ्रैंक डायरी के पन्ने। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में। 2 डेट है, याद रखनी है। डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ यंग गर्ल के शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए हुए हैं। युद्ध के चलते इतिहास बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है ये युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ युद्ध की बातें दी हुई हैं। तो उसमें मतलब यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी लंबा है ये। हाँ, तो ये याद रखना है कि एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। अपने 13वें जन्मदिन कौन सा था? 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 पर, जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई थी, तभी उसने तय किया था कि इस नोटबुक को वह अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की थी। तो किसको संबोधित है? गुड़िया किट्टी को। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा। ये 44 जो भी है, 44, 44, 44, मेरे से तो 44 ही बोला जाएगा। एक दिन कमेंट आया था कि आपकी जो काउंटिंग वो सही नहीं है, वही पंजाबी का प्रभाव है, मैं पंजाबी भाषा से हूँ, ठीक है। तो जिसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। आखिरी पन्ना कब लिखा गया? 1 अगस्त 1944। संयोग से उसकी ये डायरी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ी थी।
और यातना गृह से जीवित निकल आने वाले ऑटो फ्रैंक ने जब उसे पढ़ा तो वे पहली अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में उस लेखन के महत्व के कायल हो गए। ठीक है, उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1947 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और शनय शनय वह दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयां करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं, और यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले के डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो एन फ्रैंक का जो परिवार था यहूदी था। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स थे इसमें। तो उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको हेल्प ज़रूर करेगी, एक आधा प्रश्न जहाँ से देखने को मिल जाए, क्योंकि पास फेल तो एक से हो जाता है। 89 आ गए, 90 आ गए, पास 89 रह गए, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो भगवान करे आप सभी का पेपर अच्छा हो और प्रश्न जो हमने किए हैं वहाँ से आ जाएं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश रहेगी कि थोड़ी बहुत कोई कल मतलब पेपर से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको और दे दूं। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।